नमस्कार साथियों, 2 क्लासेस हमारी अब तक हो चुकी हैं। अगली जो क्लास है इसमें हम बायोलॉजी के एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको पर्यावरण के बारे में हम बात करेंगे और इससे जुड़े जो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पर्यावरण जो है, सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ को समझे हम कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण यानी कि परि यानी चारों तरफ, आवरण यानी जिन चीजों ने हमें घेर रखा है। तो हमारे वातावरण में हमारे अलावा पाई जाने वाली सभी वस्तुएं, चाहे वो पेड़ हो, पत्थर हो, पहाड़ हो, जानवर हो, हवा हो, तापमान हो, जलवाष्प हो, आर्द्रता हो, जो भी चीजें हैं ये हमारे पर्यावरण का निर्माण करती हैं। अलग अलग तरह का वातावरण जिनमें कि हम अलग अलग जगहों पर पाया जाता है, तो हर जगह का अलग पर्यावरण है। और जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल मतलब जैविक कारक और अजैविक कारक, ये हमारे पर्यावरण में उपस्थित होते हैं। जैविक और अजैविक कारकों के बारे में बात कर लेते हैं कि जैविक कारक या इनको कहा जाता है बायोटिक फैक्टर्स। जैविक यानी जिनमें जीवन होगा, तो हमारे अलावा हमारे आसपास उपस्थित सभी सजीव, जिनमें छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े से बड़े जीव जंतु और छोटे से छोटे पौधे से लेकर बड़े से बड़े पेड़ पौधे, यानी जितने भी सजीव हैं वो सभी हमारे बायोटिक फैक्टर्स में या जैविक कारकों में उपस्थित होते हैं। इसके बाद बात करें हम अजैविक कारकों के बाद में, अजैविक या एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स, उनमें जीवन है तो इनमें जीवन नहीं होगा। जैसे मिट्टी है, हवा है, तापमान है, जलवाष्प है, आर्द्रता है, सॉइल मिट्टी की बनावट है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो हमारे वातावरण में उपस्थित हैं, ये अजैविक कारक कहलाते हैं। आगे हम बात करते हैं पर्यावरण के बाद। पर्यावरण में उपस्थित जो पदार्थ हैं, जैविक और अजैविक कारक हो गए, जो हमें किसी न किसी तरह प्रभावित कर रहे हैं। अब वातावरण के अंदर या हमारे पर्यावरण के अंदर 2 तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, एक होते हैं जैव निम्नीकरणीय और एक होते हैं अजैव निम्नीकरणीय। इनके बारे में समझते हैं हम। देखिए, जैव निम्नीकरणीय या हम इनको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल यानी जिनका अपघटन आसानी से किया जा सके। ये सभी वो जैविक वस्तुएं जिनको हमारे वातावरण में रखने पर धीरे धीरे ये वातावरण से समाप्त होते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं। अभी अपने आप नष्ट नहीं होते। हमारे वातावरण में उपस्थित जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, जिन्होंने हर जगह हर तरफ हमें घेर रखा है, जो हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते लेकिन फिर भी निरंतर कार्य करते रहते हैं, ये जो कारक होते हैं ये इन बायोडिग्रेडेबल जो वस्तुएं होती हैं इनको खाकर नष्ट करते रहते हैं, इनका पाचन करते रहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम खाद बनाते हैं, तो ये कहा जाता है कि घर का जो गीला कचरा है उसको हम क्या करें कि अगर घर के आसपास कोई कच्ची जगह है तो उसमें गड्ढा डालकर गड्ढा खोद कर डाल दिया जाए और उस गड्ढे को ढक दिया जाए, तो 1 से 2 महीने में वो खाद में परिवर्तित हो जाता है। तो खाद में परिवर्तित होगा कैसे कि मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं वो उसको खाकर और उसे उसके अंदर जो भी पोषक तत्व उपस्थित हैं उन्हें मिट्टी को उपलब्ध करवा देते हैं या वापस उन्हें मिट्टी में उपलब्ध करवा देते हैं। और इस तरह ये जो बायोडिग्रेडेबल वस्तुएं हैं या जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, ये खाद में परिवर्तित होते रहते हैं। लेकिन इनके एक आध जो कुछ नुकसान है उनके बारे में भी हम बात करें कि ये जो बायोडिग्रेडेबल वस्तुएं अगर वातावरण में खुली छोड़ दी जाएं, तो सूक्ष्म जीव जब इनको पचा रहे हैं या खत्म कर रहे हैं, खाकर नष्ट कर रहे हैं, तो इनसे कुछ मात्रा में प्रदूषण होने का खतरा होगा। प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण, बदबू आएगी, नालियां वगैरह रुक जाएंगी, ये एक इनसे महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है। इसलिए इनका निपटान जो है वो हमें सुरक्षित तरीके से करना चाहिए। दूसरा जो कारण है मुख्य, वो है कि ये बीमारियों के कारण है। सूक्ष्म जीव जो हैं, जो इन गंदी वस्तुओं पर बैठ रहे हैं, मान लीजिए मच्छर मक्खी भी बैठते हैं और वो आकर किसी रीजन से हमारे खाने पर या हमारे आसपास वातावरण में आ जाते हैं, तो उनकी वजह से हमें कुछ जल से या वायु से होने वाली जो प्रमुख बीमारियां हैं, जैसे डायरिया है, ठीक है, वो
हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं जैव अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जिनका अपघटन वातावरण में नहीं किया जा सकता, ये ऐसे पदार्थ हैं जो वातावरण में कई 100 सालों तक रहते हैं, लेकिन इनका अपघटन किसी भी प्रक्रिया के द्वारा नहीं किया जा सकता। इनको अगर जलाया जाए तो वायु प्रदूषण इनसे मुख्य रूप से होता है। जैसे हम बात करें प्लास्टिक की, तो आपने भी देखा होगा कि प्लास्टिक जो है अगर इसको वातावरण के अंदर या मिट्टी के अंदर दबा दिया जाए तो कई 100 सालों तक ये प्लास्टिक जमा होती रहती है पृथ्वी में और पृथ्वी के लिए भी नुकसानदायक है। इसी तरह कांच की अगर हम बात करें तो एक कांच की बोतल अगर जमीन में गाड़ दी जाए तो लगभग 400 साल उसके अपघटन में लगते हैं। तो ये जो पदार्थ हैं ये डिग्रेड या अपघटित वातावरण में नहीं होते, इसलिए ये हानिकारक हमारे पर्यावरण के लिए हैं। अब पर्यावरण के जो घटक हैं प्रमुख, इनके बारे में हमने बात कर ली। अब आगे हम बात करेंगे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अधिकांश इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं। चलिए खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में बात करते हैं। खाद्य श्रृंखला, इसे फूड चेन भी कहा जाता है। पहले इसी के बारे में बात करते हैं, फूड चेन या खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला जो है कि पोषण स्तर, देखिए पोषण स्तर क्या है कि सभी सजीव जो हैं वो एक ही प्रकार का खाना नहीं खाते, सभी का खाना या भोजन जो है वो अलग अलग है और ये जो अलग अलग खाना है ये हमारे पोषण स्तरों को निर्धारित करता है। पहली बात तो ये कि हम सभी के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो है वो सूर्य है। पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं या जितने भी सजीव उपस्थित है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो सूर्य पर निर्भर है अपने भोजन के लिए। अब ये जो सूर्य है इससे जो ऊर्जा मिलती है, सबसे पहले ये ऊर्जा किनके पास आती है, ये सबसे पहले जो ऊर्जा आती है ये आती है प्रोड्यूसर्स या उत्पादकों के पास। अब बात करें ये प्रोड्यूसर या उत्पादक हैं कौन, तो ये प्रोड्यूसर या उत्पादक जो हैं ये हैं हरे पेड़ पौधे, जिन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम हमारे भोजन के लिए निर्भर करते हैं। अब ऐसा क्यों है कि इन्हीं पर निर्भर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर पाया जाता है एक वर्णक जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल, और ये जो क्लोरोफिल होता है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के लिए स्टार्च के रूप में भोजन का निर्माण करता है। और सभी जीव जंतु चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी हो या सर्वाहारी हो, वो किसी न किसी प्रकार से इन पेड़ पौधों पर ही भोजन के लिए निर्भर करते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी हम जानते हैं। शाकाहारी वे जीव जंतु जो शाकाहारी मतलब कि पेड़ पौधे या उनसे बने उत्पादों को खाते हैं। मांसाहारी जो कि मांस को खाते हैं जैसे शेर, चीता। और सर्वाहारी जंतु वे जो कि भोजन के अंदर शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं, जैसे चूहा है, चिड़िया है, मनुष्य है, ये सभी सर्वाहारी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। चलिए प्रोड्यूसर्स जो हैं इनसे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है और ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं। प्रोड्यूसर्स के बाद जो ऊर्जा है ये मिलती है किनको, शाकाहारियों को, जिन्हें हर्बीवोर्स भी कहा जाता है। इनसे जो ऊर्जा है ये मिलती है मांसाहारी जंतुओं को, जिन्हें कार्निवोर्स कहा जाता है। और वे जंतु जो कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही हैं भोजन खाने की श्रेणी में, उन्हें कहा जाता है सर्वाहारी, और इन्हें ओमनीवोर्स भी कहा जाता है। ये तो हो गई बात कि कितने प्रकार के वातावरण में सजीव उपस्थित हैं, भोजन की आदतों के आधार पर उन्हें किन किन ग्रुप्स में बांटा जाता है। आगे अब हम बात करते हैं इन शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतुओं के खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में। सबसे पहले हम बात करें फूड चेन के बारे में। फूड चेन क्या है, चेन यानी श्रृंखला।
कि भोजन जो है वो एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक, दूसरे से तीसरे, और लास्ट में जाकर सर्वाहारी, और उसके बाद भी अंतिम जो स्तर है वो है अपघटकों का। देखिए, सबसे पहले उत्पादक हैं, उत्पादक के बाद उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता में मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी तीनों प्रकार के जंतु आते हैं। उत्पादक के बाद हैं उपभोक्ता, जिनमें सभी सजीव आते हैं जो कि अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। और लास्ट में आते हैं अपघटक। अपघटक जो हैं, इनको वैसे तो ये भोजन के लिए मरी गली, सड़ी हुई और मृत चीजों पर निर्भर करते हैं, लेकिन एक तरह से ये हमारे पर्यावरण की सफाई का काम करते हैं कि मृत जंतु हैं कहीं पड़े हुए हैं तो उनको खाकर खत्म करने का काम ये अपघटक ही करते हैं। इसके अंदर कई सूक्ष्म जीव, फंगस, बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि इन सबको खा पी कर खत्म करते रहते हैं या इनको वातावरण में से खत्म करते जाते हैं। उत्पादक जो है ये होते हैं पेड़ पौधे। अब एक जो दो नियम हैं इनको हम पढ़ने का प्रयास करें। देखिए, सूर्य से जो कि हमारे लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है और कितनी अधिक मात्रा में ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, लेकिन पेड़ पौधे जो हैं इस सूर्य की ऊर्जा के मात्र 1% को ही भोजन में परिवर्तित कर पाते हैं। विश्वास नहीं होता? देखिए, तो दोबारा याद कर लीजिए कि पेड़ पौधे जो हैं ये सूर्य से प्राप्त जितनी भी ऊर्जा है उसके सिर्फ 1% भाग को ही भोजन के रूप में परिवर्तित कर पाते हैं। इसे 1% का नियम कहते हैं। दूसरा जो नियम है इसे कहा जाता है 10% का नियम। ये नियम क्या है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जब हम जाते हैं तो ऊर्जा का लगभग 10% भाग ही एक स्तर से दूसरे स्तर पर ट्रांसफर होता है। 90% जो भाग है वो ऊष्मा एवं अन्य कार्यों में खर्च हो जाता है। यानी एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जब ऊर्जा जाएगी तो केवल 100 में से 10% भाग ही एक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक पहुंच पाएगा। यानी कि अगर हम बात करें शाकाहारी जंतुओं की, तो शाकाहारी जंतु जितनी भी ऊर्जा प्राप्त करेंगे पौधों को खाकर, अब इन शाकाहारी जंतुओं को जब कोई मांसाहारी जंतु खाएगा तो इसको जितनी ऊर्जा प्राप्त हुई है उसका केवल 10% ही इस मांसाहारी जंतु को प्राप्त हो पाएगा। और अगर इस मांसाहारी जंतु को फिर कोई सर्वाहारी जंतु या इससे भी बड़ा कोई मांसाहारी जंतु खाता है तो इस 10% का भी 10% ही, यानी केवल 1% भाग ही इन सर्वाहारी जंतु या बड़े मांसाहारी जंतुओं को प्राप्त हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि शाकाहार जो है वो सबसे बेस्ट है। तो पेड़ पौधों से जो भी ऊर्जा मिली उसका जो भी प्राप्त हुआ हमको, वो अगले ट्रॉफिक लेवल में जब जाएगा तो 90% तो ऊर्जा और अन्य कार्यों में, पाचन वगैरह में व्यर्थ हो जाएगा। केवल 10% भाग ही एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंच पाएगा। अब खाद्य श्रृंखला की हम बात करें तो श्रृंखला की निम्न स्तर से उच्च स्तर तक जिस तरह भोजन का प्रवाह हो रहा है उसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, बात करें कि पेड़ पौधे हैं छोटे, इनको कोई कीट खा लेता है, कीट को मेंढक खा लेता है और मेंढक को कोई और बड़ा जानवर, मान लीजिए चील या सांप खा लेता है। ये एक खाद्य श्रृंखला बन गई। ऐसा नहीं है कि यही है, सभी खाद्य श्रृंखला, मान लीजिए इसी को कोई गेहूं के अनाज के दाने हैं खेत में, उन्हें चिड़िया खा लेती है, चिड़िया को कोई और जानवर खा लेता है, मान लीजिए कोई बिल्ली खा लेती है, बिल्ली को कुत्ता खा लेता है, ये भी एक खाद्य श्रृंखला है। अब खाद्य श्रृंखला सिंपल है। खाद्य श्रृंखला के बाद जब हम बात करें खाद्य जाल के बारे में, तो खाद्य जाल जो है, जब कई खाद्य श्रृंखला, भाई वातावरण में ऐसा तो है नहीं कि कुछ ही जीव उपस्थित हैं, सभी जीव एक पारितंत्र में या वातावरण में रह रहे हैं, तो जो खाद्य श्रृंखला है ये आपस में जुड़ी है। जरूरी नहीं है कि इस पेड़ को जिस कीट ने खाया या इस पौधे को जिस कीट ने खाया तो हर बार वो ही खाएगा। मान लीजिए कि इस बार इसको कीट ना खाकर कोई मेंढक या चिड़िया खा लेती है, तो ये जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं ये आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, कनेक्टेड रहती हैं, इंटरकनेक्टेड। और जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में एक साथ जुड़ी हुई रहती हैं तो उस स्थिति को खाद्य जाल कहा जाता है। जो कि हमारे नेचर में जितने ज्यादा हमारे पास संसाधन उपलब्ध होंगे उतनी ही ज्यादा खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल जो है वो विस्तृत होंगे। आगे चलते हैं। तो ये
हमने पढ़ लिए। इसके बाद लास्ट जो टॉपिक है इसके अंदर, उसमें हम पढ़े ग्रीन हाउस प्रभाव, ये ऊर्जा का प्रभाव हमने पढ़ लिया। ग्रीन हाउस प्रभाव जिसके बारे में कल हमने पढ़ा था हमारी क्लास में, कि पृथ्वी जो है उसके चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक आवरण सा बना लेती है, और उस आवरण के कारण पृथ्वी से निकलने वाले जो विकिरण है वो पृथ्वी के वातावरण से बाहर नहीं जा पाते, पृथ्वी के वातावरण के अंदर ही रहते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान लगातार धीरे धीरे काफी बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बर्फ पिघल रही है, पृथ्वी के तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जिनकी वजह से ये ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, इनका उत्पादन कम किया जाए। मुख्य रूप से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके अलावा मीथेन गैस, ये जो मीथेन गैस है ये ईंधन के दहन से प्राप्त होती है और इसका उत्पादन कम किया जाए। इसके अलावा ओजोन गैस जो है इसको भी ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। और एक गैस और है नाइट्रस ऑक्साइड गैस, जो भी एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। आखिरी टॉपिक जो है वो हमारा हमने पढ़ लिया। इसके बाद है अम्लीय वर्षा। चलिए अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। अम्लीय वर्षा या जिसको कहा जाता है एसिड रेन। अम्लीय वर्षा पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक जो मैं आपका क्लियर करना चाहूंगी कि अम्ल और क्षार जो हैं इनमें अंतर क्या होता है। हमें मालूम तो हो कि अम्ल क्या है और क्षार क्या है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है सोरेनसन। इन्होंने सबसे पहले पीएच स्केल बनाई, और ये जो पीएच स्केल है इसमें अलग अलग नंबर होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं, हमें ये बताते हैं कि कोई भी तत्व जो है वो अम्ल है अथवा क्षार है या उदासीन है। बहुत ही सिंपल है। देखिए कि ये पीएच स्केल जो सोरेनसन के द्वारा बनाई गई, इस पीएच स्केल में 3 अंक 0 से लेकर 14 तक अंक निर्धारित हैं, मध्य में 7 है। वह पदार्थ जिसका पीएच 7 होगा वह उदासीन होगा। कोई भी पदार्थ जिसका पीएच 7 है वह उदासीन है, जैसे कि शुद्ध जल, यह उदासीन होगा। अब अम्लीय और क्षारीय की जब बात करें तो यहाँ 7 से पहले 0 के बाद और 7 तक जितने भी पदार्थों का पीएच प्राप्त होगा वो होंगे अम्लीय, और जिनका पीएच हमें 7 से लेकर 14 के बीच प्राप्त होगा वो होंगे क्षारीय। आप देखिए इनके घटते और बढ़ते रहने का क्रम, कि 7 से जैसे जैसे हम 14 की तरफ बढ़ेंगे तो क्षारीयता जो है वो बढ़ेगी, और 7 से जैसे जैसे हम 0 की तरफ आएंगे वैसे वैसे अम्लीयता जो है वो बढ़ेगी। एक सिंपल एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं कि कोई 2 तत्व हैं हमारे पास, एक का पीएच जो है वो है 3.5 और दूसरा जो तत्व है उसका पीएच है 1.2, जो कि हमारे जठर रस का, जठर रस यानी कि हमारा जो HCl जो हमारे आमाशय में पाया जाता है उसका पीएच होता है। अब ये जो 2 तत्व हमको दे रखे हैं इनका पीएच हमें बता रखा है, तो अब इन दोनों में से ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा। तो देखिए 7 से जब 0 की तरफ आ रहे हैं तो उल्टी गिनती चल रही है, तो ये जो होगा ये कम अम्लीय होगा, जबकि ये जो होगा ये अधिक अम्लीय होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह क्षारीयता की बात करें अगर, कि कोई तत्व है जिसका पीएच 8.4 है और दूसरा है जिसका पीएच 12.5 है, तो ज्यादा क्षारीय कौन होगा, ये अधिक क्षारीय होगा और ये कम क्षारीय होगा। यानी कि क्षारीयता की जब बात करें तो सीधी गिनती चलेगी और अम्लीयता की जब बात करें तो उल्टी गिनती चलेगी। अब अम्लीय वर्षा के बारे में हम बात कर लें। सोरेनसन जो है इनका नाम आपको याद रखना होगा। सोरेनसन साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले पीएच स्केल को बनाया। पीएच जो है इसमें पी जो है ये पावर को बताता है, और किसकी पावर को बता रहा है, हाइड्रोजन आयंस की पावर को बता रहा है, यानी कि अम्लीयता के बारे में बताने का प्रयास इसमें किया जाता है। सोरेनसन जो है ये साइंटिस्ट जिन्होंने की पीएच स्केल के बारे में सबसे पहले बताया। अब अम्लीय वर्षा की बात करते हैं कि अम्लीय वर्षा जो है कि जब वर्षा के जल का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, जैसा कि स्पष्ट है कि 7 से कम है तो अम्लीय जल हो गया ये।
तो वर्षा के जल का पीएच जब 5.5 से कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो बारिश होगी वो जल के रूप में ना होकर अम्ल के रूप में होगी। और इसके पीछे जो कारण है वो सबसे प्रमुख कारण है प्रदूषक जो कि हमारे वातावरण में पाए जाते हैं। अब ये जो वायु प्रदूषण है इसके अंदर जो मुख्य गैसें होती हैं वो होते हैं नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं ये प्रमुख रूप से अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। अब होता यूं है कि ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो कि गाड़ियों के धुएं में से निकल रहे हैं या वातावरण के प्रदूषित होने के कारण निकल रहे हैं, ये जो प्रदूषक हैं ये हमारे वातावरण में जाते हैं। वातावरण में गर्म हवा होने के कारण ये ऊपर उठते हैं और ऊपर उठकर जब ये वर्षा के जल वाले बादलों के साथ यानी धीरे धीरे बादल बनते रहते हैं और ये जो प्रदूषण के धुएं से भरे हुए जो बादल हैं धीरे धीरे संघनन के कारण जब इन बादलों में जल इकट्ठा होता है तो वो जो जल है वो जल ना होकर अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो जल के साथ जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं ये मिलकर HNO3 या नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और सल्फर के जो ऑक्साइड हैं, देखिए नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं ये HNO3 या नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं और सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं ये H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अब ये जो बादल हैं जिनके अंदर ये अम्ल भरा हुआ है तो जल ना होकर अम्ल है और ऐसे बादल जब बारिश के रूप में पृथ्वी पर बरसते हैं तो ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ध्यान रखने योग्य बात मैंने आपको बता दी कि वर्षा के जल का पीएच अगर 5.5 से कम है तो यह है अम्लीय वर्षा है। अम्लीय वर्षा जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है। पहली बात तो ये कि अगर ये संगमरमर की इमारतों पर पुलों पर अगर गिर जाती है तो उनका संक्षारण हो जाता है। संक्षारण मतलब कि उन पर लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाती है या धीरे धीरे वो गलने लगते हैं, खराब हो जाते हैं। और अगर मार्बल वगैरह पे गिरती हैं तो उनके भी स्ट्रक्चर में या संरचना में दिक्कत आती है। और ऐसी अम्लीय वर्षा जो है वो अगर हमारी स्किन के ऊपर या हमारे ऊपर गिर जाए, जानवरों पर अगर गिर जाए या सजीवों पर, पेड़ पौधों पर गिरे तो पेड़ पौधे मर जाएंगे या खराब हो जाएंगे, जानवरों में कई तरह के रोग हो जाएंगे। और ऐसी अम्लीय वर्षा अगर हमारी स्किन पर गिर जाए तो कई प्रकार के चर्म रोग इससे होने का खतरा होता है। तो ये अम्लीय वर्षा जो है हमारे अंदर चर्म रोग के लिए उत्तरदायी हो सकती है। इसके बाद हम बात करें ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत जो है ये हमारे पृथ्वी के ऊपर है ना, लगभग 30 किलोमीटर ऊपर ये परत हमारे पाई जाती है। और ओजोन परत जो है इसका जो काम है ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, इन पराबैंगनी किरणों को वहीं पर रोक लेती हैं और एक तरह से फिल्टर का काम करती हैं और उनको हमारी पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती और हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ये पराबैंगनी किरणें जो है हमारे लिए हानिकारक है, इनसे स्किन कैंसर और चर्म रोग हो सकते हैं। अब दिक्कत ये है कि ये जो ओजोन परत है जिसके अंदर O3 यानी ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर परमाणु मिलकर ओजोन के अणु का निर्माण करते हैं। होता यूं है कि प्रदूषकों की उपस्थिति में जैसे जैसे कुछ गैसें जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो कि रेफ्रिजरेटर्स में और एयर कंडीशनर्स में यूज की जाती हैं, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस हैं ये मुख्य रूप से ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी हैं। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस हैं ये जब हमारी ओजोन परत तक पहुंच जाती हैं तो ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है इसके साथ मिलकर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है इसे ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन के परमाणु अणु में बांट देती हैं। और इस तरह ऑक्सीजन जो है ये मिलकर दोबारा से ऑक्सीजन गैस का निर्माण कर लेते हैं और इस तरह ओजोन के जो अणु हैं उनकी संख्या में कमी आती जा रही है। और आपने सुना भी होगा कि ओजोन परत में छेद होता जा रहा है। अंटार्कटिका के ऊपर ऐसी स्थिति पाई गई है कि लगातार ओजोन परत जो है उसमें कमी आती जा रही है। ओजोन परत का नुकसान हमारे लिए क्षति वाला हो सकता है और इससे बचाव का एकमात्र तरीका यह है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस हैं इनका कम से कम उपयोग किया जाए और ओजोन परत के अपक्षय को या नुकसान को रोका जा सके। आज का ये जो टॉपिक था पर्यावरण,
लगभग लगभग सभी टॉपिक्स मैंने इसमें कंप्लीट करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगली क्लास में दोबारा एक बायोलॉजी के टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगी कि आपका सिलेबस कंप्लीट करवा सकूं और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन बताने का प्रयास कर सकूं। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।